अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें। ओके, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत आप सभी को, पहले तो आपको आप लोग बहुत ही तैयारियों में जुटे होंगे अपने कल के एग्जामिनेशन के लिए। और अभी भी हमारी और आपकी लाइव बात हुई थी, लाइव क्लास के बारे में बात हुई थी। हम लोग फिर आ पाए हैं और आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हम लोग इनके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। वन बाई वन हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इट इज़ ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। तो पहला क्वेश्चन जो है, बिना टाइम का, आपके लिए बहुत प्रीशियस टाइम है ये समय, तो हम लोग इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो है बेरी बेरी, ये आपका 20 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द MNS बायोलॉजी एंड फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आपके लिए जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, जो आने वाले कमिंग एग्जामिनेशन के लिए वो क्या है। पहला क्वेश्चन है, बेरी बेरी इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ विटामिन, यानी बेरी बेरी जो रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, तो बेरी बेरी का जो रोग है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है। बेरी बेरी का जो रोग है जो वो विटामिन B1 की कमी से होता है। लेकिन जो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है नियासिन, एस्कॉर्बिक एसिड, रेटिनॉल और थाइमीन, है ना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इन 4 ऑप्शन जो है ये उनके केमिकल नाम दिए गए हैं विटामिन के। तो विटामिन B1 का जो केमिकल नेम होता है वो थाइमीन होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा आंसर डी, थाइमीन। तो क्वेश्चन 1 इज राइट आंसर इज आंसर डी, दैट इज अ थाइमीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ब्लड इज कंसीडर्ड एज, यानी कि रुधिर को क्या किस तरीके से कंसीडर करते हैं। पहला क्वेश्चन था बेरी बेरी की कमी से कौन सा रोग होता है, सॉरी बेरी बेरी का रोग किस विटामिन की कमी से होता है। उत्तर था विटामिन B1, जिसका रासायनिक नाम थाइमीन है। ठीक है, दूसरा है ब्लड इज कंसीडर्ड एज, यानी कि रुधिर को किस तरीके से कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे आपको कई उत्तर दिए गए हैं, तरल संवहनी ऊतक, संवहनी ऊतक, इपिथेलियल ऊतक और उनमें से कोई नहीं, यानी कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू एंड नन ऑफ द अबव। तो जो ब्लड है वो है तरल संवहनी ऊतक या लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। तो इसका आंसर आपका कौन सा होगा? ए। 2 का आंसर है ए। ठीक है, आगे बढ़े। फिर आपका है तीसरा क्वेश्चन, इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाई, यानी इन्फ्लुएंजा की जो बीमारी है वो किसके कारण होती है। फंगस के कारण होती है, वायरस के कारण होती है, बैक्टीरिया के कारण होती है कि एल्गी के कारण होती है ना। ये 4 दिया गया है। तो इसका उत्तर क्या है? इसका आंसर क्या है? वायरस। इसका आंसर है वायरस, यानी बी, यानी जो इन्फ्लुएंजा जो बीमारी है वो वायरस के कारण होती है। इसका आंसर है आपका बी। फिर आपका चौथा है, क्विनाइन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ, यानी क्विनाइन एक दवा होती है, वो दवा किसकी छाल से निकाली जाती है। तो आपको उत्तर दिया गया है ए नीम, बी यूकेलिप्टस, सी सेडार, डी सिनकोना। तो आंसर आपका जो इसमें होगा, सिनकोना की छाल से क्विनाइन को निकालते हैं। तो आंसर इसका सही है डी, यानी सिनकोना। 4 का आंसर डी सही है, यानी कि सिनकोना। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 5वां, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेनम ऑफ नाग नाजा, यानी किंग कोबरा अटैक्स ऑन, यानी कि जो नाग, काले नाग का जो जहर है ना, डरने की ज़रूरत नहीं है। जो काले नाग का जो जहर है वो किस पर अटैक करता है बॉडी में अगर चला जाए तो किस एक सिस्टम को अटैक करता है। तो वो हमारे नर्वस सिस्टम को अटैक करता है, तंत्रिका तंत्र को तुरंत अटैक करता है। बेहोशी आती है, व्यक्ति बेहोश हो जाता है। अगर बेहोश हो गया तो मूर्छा आ जाती है, कोमा में चला जाता है, तो उसके आने की संभावना वापस काफ़ी कम होती है। तो जो वेनम ऑफ नाग नाजा, किंग कोबरा अटैक ऑन नर्वस सिस्टम, तो इसमें कई आंसर दिए गए हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ए, बी सर्कुलेटरी सिस्टम, सी नर्वस सिस्टम, डी रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी पाचन तंत्र, संवहन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र। तो उसका उत्तर है तंत्रिका तंत्र, सी, यानी कि नर्वस सिस्टम। तो 5वें का आंसर आपका सही है सी, यानी कि नर्वस सिस्टम। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे पूछा गया है, ब्रोंचाइटिस इज ए डिजीज ऑफ, ब्रोंचाइटिस इज ए डिजीज ऑफ,
पहला है यूरिनरी ट्रैक्ट की डिजीज़ है ब्रोंचाइटिस, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की है, फैलोपियन ट्यूब की है कि फूड पाइप की है। यानी ब्रोंचाइटिस एक बीमारी है जो कि मूत्र के मार्ग की बीमारी है, कि सांसों के मार्ग की बीमारी है, कि फैलोपियन ट्यूब एक होती है उसकी बीमारी, की खाद्य के पाइप की बीमारी। तो इसका आंसर होगा आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी कि सांसों संबंधी जो नलियां हैं उनकी बीमारी है ब्रोंचाइटिस। तो इसका आंसर सही है बी, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। 6 का आंसर है बी, ठीक है। फिर दूसरा है यूटीआई स्टैंड्स फॉर, यानी यूटीआई स्टैंड्स फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फ्लामेशन, यूरिनरी ट्रैक्ट इंडेक्स और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है यूटीआई स्टैंड फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी मूत्र मार्ग से संबंधित जो संक्रमण होता है उसको हम लोग यूटीआई के नाम से जानते हैं। तो यूटीआई स्टैंड फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि पहला उत्तर यानी ए सही है। तो 7वें का आंसर आपका होगा ए, ठीक है। फिर 8वें पे आते हैं, नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर इज़, यानी जो मानव का सामान्य रक्तदाब, जो अभी जिसकी बात हमने कही, जो मानव का सामान्य रक्तदाब होता है वो कितना होता है 120/80 मिलीमीटर ऑन HG, यानी कि इसका उत्तर कौन सा सही है? इसका उत्तर सी सही है ना। पहला 110/110, दूसरा 120/70, तीसरा 120/80 और चौथा 140/60। तो इसका कौन सा सही है? इसका उत्तर सही है सी, 120/80, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, ठीक है। ये भी हम लोगों ने इसको किया है सॉल्व। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़, यानी कि जो मानव के शरीर का जो सामान्य तापमान है वो कितना होता है। द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़, मानो तो अभी हमने बात करी कि वो कितना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि पहला उत्तर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड ए इसका सही आंसर है। तो 9 का आंसर कौन सा सही है? ए, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 10वां क्वेश्चन है, क्विनैन इज़ यूज टू क्योर, यानी क्विनैन की जो दवा है वो किसकी बीमारी में इस्तेमाल होती है, किसको ठीक करती है? उत्तर है कोरोना, ए, बी डेंगू, सी मलेरिया, डी डायबिटीज़। 4 बीमारियों के नाम है, तो उत्तर इसका होगा सी मलेरिया, यानी मलेरिया। 10 का जो आंसर होगा वो सी है, यानी कि मलेरिया के बीमारी में क्विनैन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। आगे बढ़ें। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि इन निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर का भाग है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा होता है? उत्तर आपके हैं ए किडनी यानी वृक्क, बी लिवर यानी कि यकृत, सी ब्रेन यानी कि आपका मस्तिष्क और डी हार्ट यानी कि हृदय। यानी 4 उत्तर आपके दिए गए हैं कि इनमें से कौन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो इसका उत्तर क्या होगा? मस्तिष्क है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है, यानी सी ब्रेन और मस्तिष्क, ये सही आंसर है। तो 11 का उत्तर आपका हो गया सी, जो कि सही उत्तर है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ, यानी सारे जो एंजाइम्स हैं वो किससे मिलके बने हैं, है ना। पहला है फैट यानी कि वसा, दूसरा बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी विटामिन। इनमें से किससे सारे एंजाइम किससे मिलके बने? तो बिल्कुल आपका गेस सही है, सही उत्तर है बी प्रोटीन। 12 का बी सही उत्तर है बी प्रोटीन, ठीक है। फिर है विच इज़ द मोस्ट एबेंडेंट गैस ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल की सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वायुमंडल की में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो ए है ऑक्सीजन, बी है नाइट्रोजन, सी वाटर वेपर और डी है हाइड्रोजन। ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी वाटर वेपर, डी हाइड्रोजन। तो सही उत्तर है बी नाइट्रोजन, सही उत्तर है बी नाइट्रोजन। तो 13 का कौन सा सही है? बी सही है, ठीक है। 14 है, द टर्म इकोसिस्टम वॉज गिवन बाई, यानी इकोसिस्टम शब्द की वो सबसे पहले किसने दिया था? सही उत्तर है ए एजी टेंजले, बी एजी फ्रैंक, सी ईपी ओडम और डी ई हैकल। तो सही उत्तर बिल्कुल आपका गैस सही है एजी टेंजले, यानी 14 का पहला उत्तर सही है ए एजी टेंजले। 14 का पहला आंसर सही है ए एजी टेंजले, ठीक है। 15, हु इज़ कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन है जो कि जेनेटिक्स के जनक बोले जाते हैं? हु इज़ कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ द जेनेटिक्स? ए जीजे मेंडल, बी ह्यूगो डीवी, सी कॉरेंस एंड डी ऑल ऑफ द अबव।
यानी कि ए जीजे मेंडल, बी ह्यूगो डीवी, सी कोरेंस एंड डी ऑल ऑफ द उपयुक्त में से सभी। तो सही उत्तर इनका होगा ए जीजे मेंडल। 15 का सही आंसर है ए जीजे मेंडल। ठीक है। द सेल थ्योरी इज प्रेजेंटेड बाय द सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत को किसने दिया था? ए 16वें का हम लोग प्रश्न को स्टडी कर रहे हैं। जो सेल थ्योरी है वो किसने दिया था? द सेल थ्योरी इज प्रेजेंटेड बाय द ए एम स्लाइडन, बी टी श्वान, सी बोथ ए एंड बी यानी दोनों एम स्लाइडन ने और टी श्वान ने, और डी नन ऑफ द यानी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही गेस लगाया। एम स्लाइडन एंड टी श्वान हैव प्रेजेंटेड सेल थ्योरी इन द ईयर 1838-29। इवन द वर्क डिफरेंटली यानी दो लोगों ने अलग अलग काम किया था लेकिन कोशा सिद्धांत को एक साथ प्रस्तुत किया था, मथियास स्लाइडन और थियोडर श्वान ने। मथियास स्लाइडन जो है वनस्पति वैज्ञानिक थे, बॉटनिस्ट थे, और टी श्वान यानी थियोडर श्वान ये जंतु वैज्ञानिक यानी कि जूलॉजिस्ट थे। तो इसका सही आंसर है 16 का सी, बोथ ए एंड बी। 16 का सही आंसर है सी यानी कि बोथ ए एंड बी। ठीक है। 17 का उस है जीन इज कंसीडर्ड एज द जीन यानी जीन को किस तरीके से जाना जाता है? स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए, स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ आरएनए, स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ राइबोसोम, नन ऑफ द अबव। यानी कि डीएनए के सूक्ष्म खंड के रूप में, आरएनए के सूक्ष्म खंड के रूप में, राइबोसोम के सूक्ष्म खंड के रूप में, या इन उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, डीएनए के सूक्ष्म खंड के रूप में जीन को जाना जाता है। तो 17 का आंसर होगा ए। ठीक है। अब बात करेंगे 18 की। जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर और ट्रेट फ्रॉम यानी कि जो जीन होते हैं वो लक्षणों के एक रूपांतरण के लिए, लक्षणों के ट्रांसमिशन यानी स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। किसके किसके बीच में? फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच में, वन सेल टू द नेक्स्ट सेल, एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच में, वन क्रोमोसोम टू द नेक्स्ट क्रोमोसोम, एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र के बीच में, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही है, सही उत्तर है जीन्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर और ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। यानी जो जीन है वो मुख्यतः गुणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसीलिए इसका जो 18 का जो सही आंसर है वो ए है, वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। 18 का सही आंसर है ए, वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। 19 है द राइबोसोम ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसके राइबोसोम होते हैं ए 70S, बी 80S, सी 60S और डी 40S। यानी कि राइबोसोम का कौन सा टाइप प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है? तो सही उत्तर है ए 70S। सही उत्तर है ए 70S। ठीक है। अब है लास्ट का द राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद द यानी राइबोसोम किससे संबंधित है? ए फैट सिंथेसिस यानी वसा के निर्माण में, बी ग्लूकोज सिंथेसिस यानी कि ग्लूकोज के निर्माण में, सी प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन के निर्माण में, और डी नन ऑफ द यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका है, सही उत्तर इसमें से आपका है, सही उत्तर इसमें से आपका है बिल्कुल राइट, प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन के संश्लेषण में राइबोसोम का महत्व। तो 20 का सही आंसर है सी। ठीक है। तो ये पूरा जो है अभी हमने आपके साथ ये डिस्कस किया ये क्वेश्चन पेपर। फिर से एक बार हम लोग अपनी इस चीज़ को देखते हैं कि जो मैंने आपसे 20 क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इन डिस्कस क्वेश्चंस का आंसर क्या है ना? इस डिस्कस क्वेश्चन का क्या आंसर है? तो हम लोगों ने देखा है कि फिर से इसका डिस्कस क्वेश्चन को आंसर को अगर देखते हैं तो आप जानते हैं पहले का आंसर है डी, दूसरे का ए, तीसरे का बी, फोर्थ का डी, फिफ्थ का सी, सिक्स्थ का बी, सेवन्थ का ए, एट्थ का सी, नाइन्थ का ए, 10th का सी, 11th का सी, 12th का बी, 13 का बी, 14 का ए, 15 का ए, 16 का सी, 17 ए, 18 ए, 19 ए, 20 सी। तो दैट्स ऑल फॉर ऑल ऑफ योर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे तो हो सकता है आपके आने वाली परीक्षाओं में आए। विटामिन्स के बारे में पहले बात की गई, विटामिन B1 से संबंधित बात की गई। तो B1 सामान्यतः बेरी का रोग B1 की कमी से होता है। फिर बात की गई है, इसी में 4 नाम दिए गए, थाइमीन B1 का रासायनिक नाम है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी आखिरी में
जब कल की परीक्षाओं में बहुत ही कम समय बचा रह गया है, तो आपसे निवेदन है कि इन प्रश्नों को जो अभी आपके सामने चल रहे होंगे, आपके सामने आए होंगे या आपके सामने हैं, इनको पूरी तरीके से आप अध्ययन करिए, इनको कंठस्थ करिए, इनसे संबंधित और भी चीज़ें हैं जो आप डिस्कस करिए। समय कम है, इसी समय अभाव के कारण मैं भी आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। केवल 20 क्वेश्चंस हैं जो आपको दिए गए हैं आंसर्स के साथ। इनको देखिए, इनको समझिए, इनको पढ़िए और आज जो कुछ भी आपसे बातचीत हुई है MNS की परीक्षाओं के संबंध में उसको करिए। और फिर से एक बार आप लोगों को कि बहुत ही आराम से, बहुत ही बिना हड़बड़ी में, क्योंकि हड़बड़ी करेंगे तो गड़बड़ी होगी, तो बिल्कुल ये मंत्र याद रखें कि कोई हड़बड़ी नहीं करनी, आराम से कूल माइंड होके। अब कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो कुछ पढ़ लिया है उसी को रिवाइज़ करना है, ठीक है। उसी को रिवाइज़ करें, आराम से कूल माइंड होएं, पूरी नींद लें और सुबह जब परीक्षा के लिए जाएँ तो समय से पहले जाएँ, है ना। और जब समय से पहले जाएं तो पहले जाने के बाद जब परीक्षा में जो प्रश्न आ रहे हैं, जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है, पहले उसको अच्छे से 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ के ही सही उत्तर दें, ठीक है। बाकी मैंने कुछ आपको बताया था गेस वर्क कैसे क्या चीज़ के बारे में, उसको भी आप उस तरीके से कंप्लीट करें। ओके, होप सो कल आप लोग के पेपर बहुत अच्छे होंगे, कल आप लोग बहुत अच्छा करेंगे और हो सकता आने वाली परीक्षाओं में आप सभी को सफलता मिले। इसी शुभकामनाओं के साथ ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।